हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चली हुई। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कथा संग्रह, ठीक है। तो कथा संग्रह की कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लेके आता रहा हूँ। और कथा संग्रह में क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अभी तो हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा था अभिमानी रावण, उसके बाद वरदराज की कहानी पढ़ी, और तीसरी जो कहानी थी घृणा नहीं प्रेम करे, और चौथी जो कहानी थी लोकमान्य तिलक, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सच्चे भारत के निर्माता लोकमान्य तिलक जी के बारे में पढ़ा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है ये क्लास 7th में चलती है, आईसीएसई बोर्ड में चलती है, ठीक है। अगर ये बुक आपके पास है, चाहे आप सीबीएसई में हो चाहे किसी भी स्कूल में हो, अगर आप पढ़ते हैं तो इसको जा कर के पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे आपको मैं समझाते हुए ले चला हूँ। तो ये हमारा जो है पाँचवा चैप्टर है। चौथा चैप्टर मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। और मैं इस कथा संग्रह में क्या क्या चीज़ें मैं बता दूँ। इस कथा संग्रह में 9 चैप्टर, ठीक है, जो कि बड़ी मनोरंजक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं, और साथ ही साथ शिक्षाप्रद भी है। क्या है? शिक्षाप्रद, मतलब इस कहानी से हमको क्या मिलती है, कुछ शिक्षा भी मिलती है, ठीक है। हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती है, इसीलिए हम लोगों को कहानी पढ़ना चाहिए। और मुझे विशेष करके कहानी पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आइए हम लोग 5वां चैप्टर जो है पढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 7th की चैप्टर देखिए, बहुत ही इनका आप पहले चेहरा पे याद कर लीजिए। ये उन शहीदों में से हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन, एक प्रकार से समझ लीजिए कि अपने प्राणों की सबसे बड़ा योगदान जो होता है ना, वो प्राणों का योगदान होता है, प्राणों का बलिदान होता है, जो कि इन्होंने दिया है। प्राणों का बलिदान जो है कि बहुत आसानी से कोई नहीं देता, ठीक है। प्राणों का बलिदान कोई नहीं देता, लेकिन ये हमारे जो है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सूली पर, मतलब कि फांसी पर हँसते हँसते क्या हो गए थे, अपने प्राण को क्या किए थे, त्याग दिए थे, ठीक है, लटक गए थे, ठीक है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनको मेरा सत नमन। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इनको मतलब जिंदाबाद या शहीद रहें, इस तरीके के शब्द, अच्छे शब्द, ठीक है। अमर शहीद लिख सकते हैं, या जय जय हिंद लिख सकते हैं। ऐसे कुछ अच्छे शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद करते हुए, ठीक है। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला देखिए, शुरुआत करते हैं, ठीक है। अमर अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन वीरों में से हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अभी मैंने बताया कि हंसते हंसते, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सोच के, बिना किसी किसी प्रकार के भय के, बिना किसी डर के, इन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में हुआ था। में एक साधारण परिवार में, तो एक साधारण परिवार था इनका, ठीक है। उनके पिता मुरलीधर तिवारी कचहरी में स्टाम्प बेचने का कार्य करते थे। जो स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प पेपर, वो मुरलीधर तिवारी क्या करते थे, कचहरी में बेचा करते थे, ठीक है। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उन्होंने आरंभ में रामप्रसाद को घर पर ही हिंदी वर्णमाला का ज्ञान कराया। फिर उन्होंने उनको उर्दू पढ़ने के लिए मकतब में भेजा, पर रामप्रसाद का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हिंदी वर्णमाला बनाया और उर्दू पढ़ने के लिए मकतब में भेजा उनको। और साथ ही साथ ये चीज़ पता चली कि रामप्रसाद जो थे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उनका मन शरारतों में, उद्दंडता में ही लगता था। मतलब बेकार की हरकतों में करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, शरारती, मतलब ये शुरू से ही बचपन में थे, ठीक है। बुरी संगत में रहकर, ध्यान दीजिएगा, बुरी संगत में रहकर उन्हें घर से पैसे चुराना और बीड़ी सिगरेट पीना भी सीख लिया था। बुरी संगति के कारण, तो बुरी संगतों के कारण इन्होंने क्या किया था, पैसे चुराते थे, बीड़ी सिगरेट पीना भी सीख लिए थे, ठीक है। बुरी आदतों का परिणाम यह हुआ कि उर्दू मिडिल की परीक्षा में एक बार नहीं, दो दो बार फेल हो गए थे। उर्दू वाला जो परीक्षा हुआ था, उर्दू सीखने के लिए उनके पिताजी ने उनको भेजा था मकतब में, वो एक बार नहीं, दो दो बार फेल हो गए, ठीक है। उनके पिता ने सोचा कि उन्हें किसी व्यवसाय में लगा दिया जाए, मगर उन्होंने अपनी माता पिता से अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा जताई। माता के अनुरोध से उन्हें अनुमति मिल गई। उनके क्या इच्छा था, उनकी इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ूँ, और माता ने कहा कि ठीक है, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने दिया जाए। उनके पिता द्वारा उन्हें मिशन स्कूल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ वे अच्छे लड़कों के संपर्क में, जिससे उनकी सारी बुरी आदतें छूट गई, ठीक है। अच्छे, यहाँ पे मिशन स्कूल में जब उनकी एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद उनकी सारी बुरी आदतें क्या हो गई, छूट गई। इसीलिए एक बात हमेशा बच्चों आप सभी को ध्यान देना चाहिए कि बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। बुरी संगत में जब थे तो देखिए पैसे चुराना, बीड़ी सिगरेट पीना सीख गए थे।
तो इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा अच्छे लड़कों के संपर्क में रहिएगा। अगर कोई बुरा लड़का है, कोई गंदा जिसका लड़के का नेचर है, उनसे थोड़ी-सी दूरी बना लेना चाहिए या तो उनको सुधारने का, उनको अच्छे ज्ञान देने की चेष्टा करना चाहिए, ठीक है? अगर वे नहीं सुधरते तो उससे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, ठीक है? विद्यार्थी जीवन में राम प्रसाद के हृदय में देश प्रेम की लहरें हिलोर लेने लगी थी। विद्यार्थी जीवन में राम प्रसाद के हृदय में देश का प्रेम अचानक से जगने लगा था, ठीक है? तभी उनकी भेंट स्वामी सोमदेव से हुई। उनकी जो भेंट किससे हुई? स्वामी सोमदेव से हुई। स्वामी जी धर्म और सदाचार का उपदेश देते थे। क्या करते थे? सदाचार का मतलब कि अच्छे से रहना और धर्म के बारे में उपदेश देते थे। कभी-कभी वे राजनीति व देश प्रेम की शिक्षा भी दिया करते थे। कभी-कभी क्या करते थे? देश प्रेम की और राजनीति की भी शिक्षा दिया करते थे। उनकी प्रेरणा से राम प्रसाद में देशभक्ति और साहस जैसे गुणों का विकास हो गया, ठीक है? जैसे देखिए, जब से सोमदेव जी से इनकी मुलाकात हुई, तब से उसके अंदर देशभक्ति और साहस की जैसे गुण उसके अंदर विकास हो गया। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि जैसे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे, वैसा आपके अंदर गुण धीरे-धीरे आता है, ठीक है? स्वामी दयानंद द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से उनके मन में आर्य समाज के प्रति श्रद्धा और भावना आ गई, ठीक है? सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखा गया था, विवेकानंद जी के द्वारा नहीं, स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखा गया था और इसे पढ़ने से उनके प्रति समाज के अंदर श्रद्धा आ गई, मतलब समाज के अंदर एक प्रेम उत्पन्न हो गया। राम प्रसाद इस संगठन के सदस्य बन गए। राम प्रसाद जी किसके सदस्य बन गए? इसके सदस्य बन गए, ठीक है? आर्य समाज के। किसके? आर्य समाज के। लाहौर षड्यंत्र रचने के आरोप में 1916 में भाई परमानंद को बंदी बना लिया गया। लाहौर में एक षड्यंत्र रचा गया था 1916 में, तो परमानंद को क्या कर लिया गया? इसी के में बंदी बना लिया गया। मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। किसको? परमानंद को क्या किया गया? फांसी की सज़ा सुना दी गई, ठीक है? अब भाई परमानंद महान देशभक्त थे, ठीक है? जो उसके परमानंद भाई जी थे, वो बड़े महान देशभक्त थे। राम प्रसाद के मन में उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। उनके फांसी की सज़ा का समाचार सुनकर उनके खून खौल उठा। उन्होंने संकल्प किया कि वे इसका बदला लेकर रहेंगे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहेंगे। जब परमानंद को क्या हुआ? जब उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, तो राम प्रसाद जो है, उनके अंदर एक बड़ी ज्वाला उठ पड़ी कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूँगा, ठीक है? इसका बदला लेकर रहूँगा, ठीक है? कुछ समय बाद उनकी भेंट कुछ और क्रांतिकारियों से हो गई। उनकी कुछ भेंट और कुछ क्रांतिकारियों से हो गई। उन्हें यह भी पता चला कि क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक गुप्त समिति भी कार्य कर रही है। उनके मन में भी कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। एक मित्र की सहायता से वे समिति के सदस्य बन गए। एक गुप्त समिति थी जिसमें पता नहीं चलता था, क्योंकि जब भी किसी का भी पता चलता था, कोई भी अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ या कोई भी ऐसा कार्य करता था, पता चलने पर उसको फांसी पर लटका दिया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम गुप्त समिति रहा, मतलब चोरी-चोरी से कोई काम किया। इंडियन जो भारतीय जो क्रांतिकारी थे, वो काम करते थे। इस सदस्य के सदस्य बन गए कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी। बाद में उन्हें इस संगठन की कार्यकारिणी का सदस्य बना लिया गया, ठीक है? कार्यकारिणी सदस्य बना लिया गया, ठीक है? इस प्रकार राम प्रसाद क्रांतिकारी सफर, इसी प्रकार से राम प्रसाद का जो है क्रांतिकारी सफर शुरू हो गया, ठीक है? आगे क्या होता है ये पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। आगे क्या हो सकता है देखते हैं। क्रांतिकारियों में सबसे अधिक आवश्यकता हथियारों की थी। सबसे अधिक किसकी आवश्यकता थी? हथियारों की थी। अब तो हमारे क्रांतिकारियों में तो ज़्यादा लोग जुड़ गए थे, लेकिन अब कमी थी तो किसकी? हथियारों की थी, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ना बिना हथियार के पॉसिबल नहीं था, मतलब नहीं जीत पाते, ठीक है? हथियारों को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी और संगठन के पास धन का अभाव था। देखिए, जब आपको हथियार चाहिए तो उसको खरीदने के लिए आपको धन चाहिए, और धन खरीदने के लिए धन आपके पास कैसे आएँगे? क्यों? क्योंकि धन के पास क्या था? बहुत ही अभाव था। संगठन में धन की बहुत ही कमी थी। धन प्राप्ति के लिए राम प्रसाद ने एक उपाय सोचा। धन प्राप्ति के लिए राम प्रसाद ने क्या है उपाय सोचा? उन्होंने जन जागरण करने के लिए कुछ प्रेरणादायक पुस्तकों को प्रकाशित करने का निश्चय किया और उन्होंने सोचा कि इससे लोगों की जागृति भी उत्पन्न होगी और धन भी मिलेगा। उन्होंने अपनी माता से रोजगार के बहाने 200 रुपये लिए। रोजगार के बहाने क्या लिए? 200 रुपये माता जी से लिए। उस धन से उन्होंने अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली नामक पुस्तक को प्रकाशन किया। अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, ये बुक प्रकाशित किया, ठीक है? इस पुस्तक से प्राप्त धन उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश नामक पुस्तक छपवाई। उस बुक का नाम क्या था? देशवासियों के नाम संदेश, ठीक है, नामक पुस्तक छपाई। इस पुस्तक को सरकार ने जब्त कर लिया। बाद में उन्हें मन की लहर भी एक पुस्तक छपवाई। कैथेराइन, स्वदेशी रंग आदि पुस्तकें लिखी और प्रकाशित कराई। उनका अधिकांश पैसा प्रकाशक
हजम कर गए और दूसरी ओर पुलिस उनकी तलाश में थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है कि कमाई हुई भी जो भी, तो प्रकाशक जो बुक छापते हैं वो पैसा हजम कर गए और दूसरी ओर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। विवश होकर उन्होंने पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य बंद कर दिया। अब जब देखे कि इन बुक छापने के बाद भी मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली इसको बुक प्रकाशन जो है क्या किया, बंद कर दिया। नौकरी फिर क्या किया, और नौकरी करने का निर्णय किया। अब उन्होंने क्या सोचा कि भैया देखिए बुक तो चल नहीं पा रही है, चल भी रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है, इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, नौकरी कर लेते हैं। उन्होंने नौकरी का निर्णय कर लिया। अब आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। छोटी-मोटी नौकरी करके उन्होंने अपनी छोटी बहन का विवाह कराया। छोटी-मोटी नौकरी करके उन्होंने क्या किया, छोटी बहन का विवाह करा दिया। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से कार्य किया। जब तक उनकी बहन की शादी नहीं हुई तब तक उन्होंने क्या किया, नौकरी किया, और बहन का शादी करने के बाद नौकरी छोड़ दी। उन्होंने रेशम के बुनने का कारखाना लगाया। क्या किया, रेशम बुनने का कारखाना लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसमें से उन्हें 1 साल बाद सारा खर्चा काट कर 2,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए उन्होंने क्या किया, रेशम कारखाना लगाया, सब कुछ करने के बाद 1 साल बाद सारा खर्चा काट-पीट करके 2,000 रुपये का लाभ हुआ। 2,000 रुपये का लाभ उनको हो गया। धन की व्यवस्था होते ही क्रांतिकारी दल भी पनपने लगे। फिर जो क्रांतिकारी दल थे, धीरे-धीरे जब पैसा आने लगा तो वो क्या करने लगे, पनपने लगे। राम प्रसाद ने शोषण रहित समाज की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दल की स्थापना की, ठीक है। शोषण रहित समाज की शोषण मतलब जिसका शोषण ना हो, ऐसे समाज की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक दल था। दल मतलब एक टीम का एक दल बनाया गया। दल मतलब होता है कुछ लोगों का समूह, ठीक है। स्थापना की। आगे चलकर जब इस दल का कमान चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में आई, किसके आई हाथ में, चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में आ गई, तो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कर दिया गया, ठीक है। इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि राम प्रसाद कुछ दिनों के लिए जैसे-तैसे इस संगठन को चलाते रहे, पर शीघ्र ही आर्थिक कठिनाइयाँ आने लगी। फिर से क्या हुआ, जैसे-तैसे तो काम चल रहा था, इस संगठन का फिर से ही क्या किया, पैसे या धन की मतलब कमी आने लगी, तो फिर से कठिनाई आने, संगठन का कार्य चलाना कठिन हो गया। संगठन का कार्य अब चलाना कठिन हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। जो आंदोलन करना का सोच रहे थे, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, उसके लिए हथियारों की आवश्यकता थी, और ये हथियार कैसे आते, धन से आते, और धन में क्या थी, बहुत ही कमी हो गई थी, ठीक है। पर धन नहीं था। विवश होकर सरकारी खजाने को लूटने का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया, अब क्या लिया गया, अब इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से सोचा कि किया जाए, ठीक है। सरकारी खजाने को लूटने का पूरा प्लान बनाया, ठीक है। क्योंकि यह धन भारतीय जनता का था, जो अंग्रेजों ने भारतीयों से लूटा, तो उनके दिमाग में था, और सच भी था कि जो भी धन वो अंग्रेज के पास थे, वो सब के सब भारतीय जनता का लूटा हुआ था, ठीक है। प्रतिदिन प्रतिदिन की तरह उस दिन भी एक रेलगाड़ी सहारनपुर से लखनऊ के लिए चली। सहारनपुर से कहाँ के लिए चली, लखनऊ के लिए चली। मार्ग में अपने योजना अनुसार क्रांतिकारी उस पे सवार हो गए, ठीक है। जो क्रांतिकारी उस ट्रेन में क्या हो गए, सवार हो गए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाली। देखिए ये ट्रेन है, ठीक है। अब क्या है, लखनऊ, ये ट्रेन आपको दिख रही होगी। इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, सवार हो गए। जब इसमें सवार हो गए तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कि आप क्या हो गए, ये सवार हो गए इस ट्रेन में। देखिए ये सवार हो गए, ये सब ट्रेन लूट रहे हैं, ठीक है। कौन लूट रहा है, देखिएगा। लखनऊ लखनऊ से पहले काकोरी नामक स्थान पर क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी रोक ली और गार्ड के डिब्बन में रखा सरकारी खजाने का बक्सा उतार लिया। काकोरी जिसको कहा जाता है, काकोरी कांड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, काकोरी कांड कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जो पीछे जो था, गार्ड का डब्बा होता है ना पीछे, उसमें सरकारी खजाने का बक्सा रखा हुआ था, ठीक है। उसको उतार लिया। यह घटना भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, से विख्यात है। इस कांड से पूरे देश में खलबली मच गई, ठीक है। इस कांड से क्या हो गया, पूरे देश में खलबली मच गई और
अंग्रेजन प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो अंग्रेज के जो प्रशासन थे, शासनकारी थे, मतलब जो अधिकारी लोग थे, उनके बीच में क्या हो गया, हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अंग्रेज जो प्रशासन थे जांच पड़ताल शुरू कर दिया, तुरंत जांच का आदेश हो गया और तुरंत जांच पड़ताल शुरू हो गई। तो शाहजहांपुर में डकैती में लूटे गए कुछ नोट पकड़े गए। राम प्रसाद का विश्वास था कि पुलिस को उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, पर एक दिन प्रातः काल पुलिस ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ, राम प्रसाद जी को ये विश्वास था कि मेरी पुलिस जो है मुझे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन सुबह ही पुलिस उनके घर पहुंची और उनको गिरफ्तार कर ली। अब ध्यान दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल सहित 22 क्रांतिकारियों को 1.5 साल तक मुकदमा चलाया गया। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल हो गए और भी बहुत क्रांतिकारी थे, लगभग 22 क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों के ऊपर 1.5 साल तक मुकदमा चला। कितने साल तक चला, 1.5 साल तक मुकदमा चला। जब 1.5 साल तक मुकदमा चलाया गया तो काकोरी कांड के लिए अंग्रेज सरकार ने 15 अभियुक्तों को काला पानी की सजा दी। जो 22 क्रांतिकारी थे उसमें से 15 को काला पानी एक ऐसी सजा होती थी जहाँ पे क्या होता था, एक रूम होता था, ठीक है, और एकदम बंद होता था, एकदम पूरा काला होता था, समझ लीजिए। बस जब भोजन दिया जाता था तब उसमें प्रकाश आता था। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 15 को काला पानी की सजा हो गई। 3 अभियुक्तों को कुछ वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मतलब उसमें क्या हुआ कि आप श्रम करिए, ऐसा मेहनत वाला कार्य की सजा सुनाई गई। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये चारों क्रांतिकारी कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को क्या दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाने वाली थी उसके 2 दिन पूर्व उन्होंने जेल के अंधेरी कोठरी में बैठकर अपनी आत्मकथा लिख डाली। ठीक है, अंग्रेजी प्रशासन को आंखों में धूल झोंककर उसे बाहर भी भिजवा दिया। 19 दिसंबर 1927 को मतलब 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ठीक है, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दी गई। देखिए, ये जो हमारे जो अंग्रेज प्रशासन हुआ करते हैं, ये भारतीयों से बहुत डरते थे। ठीक है, अब इसलिए अब सोचिए कि अगर इनको पकड़ा गया था, बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इनको पकड़ा गया था सभी को, लेकिन इन सभी राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्ला खान जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे और ठाकुर रोशन सिंह जी, इन सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर ले जाकर फांसी दी गई ताकि हमारे देश में और ज़्यादा विवाद ना हो सके। ठीक है, इतने इनके अंदर भय हो गया था हमारे क्रांतिकारियों को। तो मैं उन सभी क्रांतिकारियों को बहुत बहुत दिल से नमन करता हूँ कि अंग्रेज़ों के अंदर एक प्रकार से भय बना दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कहाँ इस बात को याद रखें, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है आगे की बात। आज राम प्रसाद बिस्मिल हमारे बीच नहीं है, आज हमारे बीच राम प्रसाद बिस्मिल जी नहीं हैं। और देखिए उनको फांसी कब दी गई थी, 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, इसी दिन सबको दे दी गई थी। पर उनकी देशभक्ति इतिहास में अमर है, जो उनकी देशभक्ति है वो इतिहास में अमर है और अमर रहेगी। अपनी आत्मकथा में अंत में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। उन्होंने अंतिम में अपने आत्मकथा में बात लिखी थी कि बिस्मिल मर रहे हैं, रोशन मर रहे हैं, लहरी मर रहे हैं, अशफाक मर रहे हैं, अत्याचार से मर रहे हैं। ठीक है, और होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों जो है हमारे देश में क्रांतिकारी पैदा होंगे उनकी धार से, मतलब उनके मरने के बाद भी कई ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अत्याचार किसी का सदैव नहीं चलता है। तो देखिए हम इसी प्रकार से हैं, जो हमारे जितने भी जो काकोरी कांड किए थे उन सभी को क्या हो गया, कुछ ना कुछ सज़ा मिल गई। और 4 जो लोग थे उनको क्या मिली थी, उनको फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, तो मैं उन सभी जितने भी मेरे देश में अब क्रांतिकारी हुए थे उन सभी को बारंबार प्रणाम है और सत नमन है। और उन सभी की वजह से ही हम लोग बच्चों हमारा देश आज़ाद हुआ था। उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी कुर्बानियों को हम लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनको याद करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से सभी जो क्रांतिकारी है तो उनको मैं तहे दिल से
उनको सत नमन करता हूँ। आप सभी की वजह से ही उन क्रांतिकारियों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये, हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए इस कहानी से हमें एक चीज़ शिक्षा मिलती है, बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है देखिए, वीर, उदार, साहसी और देश प्रेमी व्यक्ति सदैव अमरता को प्राप्त करता है। कितनी अच्छी बात है कि जो वीर होगा, वीर मतलब जो गलत चीज़ हो रही है इसको गलत बोलने की क्षमता होगी, लड़ने की क्षमता होगी, वीर होगा उसके अंदर, किसी चीज़ से डरने वाला नहीं होगा, ठीक है। उदारता होगी मतलब प्रेम होगा, साहसी होगा, किसी चीज़ को करने के अंदर उसके अंदर साहस होगा, देश प्रेमी होगा, देश का प्रेम होगा मतलब उसके अंदर देश के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होगा। ये चारों चीज़ जिसके बीच में होता है वो अमरता को प्राप्त होता है। जैसे कि हमारे बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके अंदर वीरता थी, उदारता थी, साहसीपन था, देश का प्रेम था। और अशफाक उल्लाह खान के अंदर भी ये सब चीज़ें थी। राजेंद्र लाहिड़ी को भी थी, लाहिड़ी जी के अंदर भी थी, और ठाकुर रोशन सिंह जी के अंदर भी थी। ये लोग देश प्रेम के लिए ही ये सब चीज़ें कदम उठाए थे, और इसी वजह से आज इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग क्या हो गए, एक प्रकार से अमर हो गए। ये लोग मर चुके हैं, इन लोग का देहावसान हो चुका है, मतलब इन लोग की मृत्यु हो चुकी, लेकिन आज भी हम लोग इनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी क्या थे, वीर थे, उदार थे, साहसी थे और देश प्रेमी थे। इसीलिए इनके अंदर ये और सदैव हमेशा याद किए जाएंगे। इस जो हमेशा याद किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमरत्व कहते हैं। अमरता का वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार ढेर सारा देते रहिए। आप लोग ऐसे भी बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद।